सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आज जो डिस्कशन मैं करने जा रहा हूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि ये काफ़ी स्टूडेंट हैं जो ट्वेल्थ एग्जामिनेशन को क्लियर करते हैं, ट्वेल्थ का एग्ज़ाम अपना देते हैं। उसके बाद से स्टूडेंट सोचते हैं कि सिविल सर्विसेज के लिए वो प्रिपरेशन करें। सिविल सर्विसेज यानी कि जहाँ से आपको जो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस इस तरह की जॉब्स में जहाँ पर आप जा सकते हैं। मेन प्रेफरेंस स्टूडेंट्स की जो होती है वो आईएएस की होती है। कंपटीशन थोड़ा सा टफ रहता है और टफ कंपटीशन आजकल हर किसी में, आप चाहे किसी भी बैंक की तैयारी करें, एसएससी करें, कुछ भी करें। लेकिन अगर आप डेडिकेशन के साथ एक प्योर वे में, अगर प्रॉपर गाइडेंस में अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिलहाल जो एक बेसिक चीज़ होनी चाहिए कि अगर हम प्रिपरेशन करना ही चाहते हैं, क्योंकि स्टूडेंट मुझे फ़ोन कॉल में बोलते हैं, मैं उनको एक ही बात बार बार फिर सबको ये बताता हूँ, तो मुझे लगा इस पर एक प्रॉपर वीडियो बना देना चाहिए ताकि मैं बाद में रेफ़र कर सकूँ। जो भी स्टूडेंट क्लास 12th करने के बाद सोच रहे हैं कि हमें सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करनी चाहिए, उन्हें एटलीस्ट पहले जान लेना चाहिए कि इसकी क्या रिक्वायरमेंट होती है, किस तरह का पेपर आता है इसमें, और क्या वो इसके लिए उन्हें लगता है कि वो कर पाएंगे, टिक पाएंगे, 1-2 साल अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएंगे तो इसमें चीज़ें आराम से हो सकती हैं। तो सबसे पहले जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आईएएस होता है, और ऐसे ही फिर आपका जो इंडियन पुलिस सर्विस आईपीएस और आईएफएस फॉरेन सर्विस, इनके लिए ये एग्जामिनेशन एक तरह से कंडक्ट कराता है। यूपीएससी कंडक्टिंग बॉडी होती है। यूपीएससी वही होता है जो कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि एनडीए का एग्जामिनेशन भी आपका कराता है, अगर आप एनडीए वगैरह की प्रिपरेशन आपने कभी करी हो या सुना हो तो। और कुछ लोग इसे अनप्रडिक्टेबल सर्विस कमीशन भी कहते हैं, क्योंकि लोगों का मानना है कि इसमें क्वेश्चंस का जो वैरायटी होती है बड़ी अच्छी तरीके से बनती है, बहुत अच्छे तरीके से एक प्रॉपर जो कैंडिडेट होता है उसको टटोला जाता है। तो ओवरऑल जो भी है, लेकिन एग्जामिनेशन क्लियर होता है, हर बार टॉप 1 रैंकर आता है, टॉप 2 रैंकर बनते हैं, निकलते हैं, आईएएस हमेशा बनते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, एग्ज़ाम हमेशा क्लियर हो ही रहा है, ठीक है ना। लेकिन कभी कभी ओवर रेटेड भी होता है, कई बार कुछ ज़्यादा ओवर रेटेड हो जाता है कि कुछ स्टूडेंट से छेड़ने से पहले भी डर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने इतना कुछ सुना रहता है तो वो पहले ही सोचते हैं कि हमारे बस का नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि पहले आपको एक बार समझ लेना चाहिए, क्या पता है आप ही के बस का, क्योंकि इसमें ऐसा देखा गया आज तक कि जो एवरेज स्टूडेंट रहे हैं, जो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस अपने एकेडमिक्स में 10th-12th में नहीं भी कर पाए बोर्ड में, जो एवरेज रहे हो 60%, 70%, कोई 50% वाले भी, उन लोगों ने अच्छा स्कोर इसमें किया और उन्होंने आईएएस को क्रैक किया है। तो अभी मैं कुछ इसके बारे में थोड़ा सा आज के दिन आपको एक बेसिक जानकारी दे देता हूँ कि कौन इसकी प्रिपरेशन कर सकता है, क्या इसके लिए एज लिमिट है, क्या सब्जेक्ट आते हैं, कितने पेपर आते हैं, ये सब बातें थोड़ा सा मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहले 21 साल की उम्र से, मिनिमम एज इसमें 21 ईयर्स है, और अभी तक 21 साल की उम्र में लोगों ने आईएएस निकाला भी है। 21 साल की उम्र से लेकर 32 साल तक की उम्र तक, ये एक अमूमन जनरल कैटेगरी का ये होता है। इस तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बेसिकली आईएएस के लिए आप एलिजिबल होते हैं। उसमें जनरल कैटेगरी के लिए बेसिकली 6 अटेम्प्ट्स माने जाते हैं कि 6 अटेम्प्ट्स उनके लिए हो सकता है, इसमें थोड़े बहुत बीच में अमेंडमेंट भी हो गए, लेकिन मुझे जो फिलहाल तक पता है मैं वो बता रहा हूँ आपको। तो इसमें 6 आपको अटेम्प्ट्स मिलते हैं। 21 ईयर्स मिनिमम एज होती है, 32 ईयर्स ओल्ड का आपको होना चाहिए मैक्सिमम एज के लिए, इससे ज़्यादा एक्सीड को नहीं एप्लीकेबल होता। बाकी अगर कोई आपके पास पर्टिकुलर कोई रिजर्वेशन है, एससी, एसटी, ओबीसी, तो उसके लिए फिर ये क्राइटेरिया अलग हो जाता है, थोड़ा सा रिलैक्सेशन उसमें और मिल जाता है। दूसरी बात ये तो था एज कितनी होनी चाहिए। अब इसे कौन फिल कर सकता है? इसे हर वो स्टूडेंट, हर वो कैंडिडेट फिल कर सकता है जिसने कि एक रिकग्नाइज्ड कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री ली है। अब ग्रेजुएशन में क्या, स्टूडेंट्स का एक छोटा सा मिथ है कि वो सोचते हैं कि आईएएस मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बस यही। लेकिन आईएएस इतना सा नहीं होता, मतलब आईएएस मतलब यूपीएससी का जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता है वो सिर्फ इतना सा नहीं होता, वो एक वास्ट कैटेगरी में आपको चेक करने का एग्जाम होता है। अगर मैं आपको बताऊं कि इसमें सब्जेक्ट क्या क्या आते हैं, तो इसमें आपके पास 2 हिस्सों में इसका पेपर कंडक्ट किया जाता है, बेसिकली 3 हिस्सों में। जो रिटर्न में अगर मैं कहूँ तो 2 हिस्सों में। जैसे कि पहला वाला जो पार्ट होता है, जो एक तरह का स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, जो कि एक तरह का क्वालिफाइंग टेस्ट होता है, वो कहलाता है आपका प्रीलिम्स। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2 हिस्सों में होता है, एक ही दिन में होता है, 2 पार्ट होते हैं उसके प्रीलिम्स के। 2 पार्ट, जैसे एनडीए अगर आपने कभी भरा हो तो एनडीए के 2 पार्ट होते हैं, वैसे ही प्रीलिम्स के भी 2 पार्ट होते हैं। 400 मार्क्स का पेपर होता है, 200 मार्क्स के 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर जो होता है वो आपके एक तरह से जनरल स्टडीज़ पर बेस्ड पेपर होता है, जो प्रीलिम्स का होता है, जो कि एक इंपॉर्टेंट पेपर माना जाता है। और जो पेपर 2 होता है प्रीलिम्स का, वो सी सेट का पेपर होता है, जो कि क्वालिफाइंग पेपर नेचर का पेपर होता है, जिसमें आपको 33% मार्क्स एटलीस्ट अचीव करने होते हैं। तो जो पहला वाला पेपर है, जो कि मैंने बताया आपको, उसमें 100 क्वेश्चन आते हैं और 2-2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, तो 200 मार्क्स का पेपर होता है। और दूसरा वाला जो सी सेट का होगा, उसमें 80 क्वेश्चन आते हैं और 2.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, तो 25-200 मार्क्स का वो भी हो जाता है। तो इस तरह से होता है ये प्रीलिम्स। जब एग्जामिनेशन निकल जाता है तो 200 मार्क्स बेसिकली, क्योंकि सी सेट तो ऑलमोस्ट लोग क्वालिफाई कर ही देते हैं, क्योंकि मतलब कर ही देते हैं, क्योंकि बहुत हाईफाई नहीं आता है, क्वालिफाइंग नेचर का होता है, जैसे कि मैंने कहा। तो मेन रहता है इसमें कि जो जीएस का पार्ट 1 आता है सिविल सर्विसेज में, तो 200 में से अगर आप 100+ स्कोर कर रहे हो तो मेरे हिसाब से आप एक सेफ जोन में चले जाते हैं। ऐसा अभी तक का लास्ट ईयर का रिकॉर्ड है। तो
बहुत से स्टूडेंट इसे क्वालिफाई भी कर देते हैं और ये आईएएस का एग्जाम नहीं होता असल में। मतलब मेरा कहने का मतलब है इतने से में बात नहीं बनती, इसके बाद ये एक पहली शुरुआत होती है कि इससे जो नॉन सीरियस कैंडिडेट्स हैं वो बाहर हो जाते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि हम फॉर्म फिल करते हैं क्या पता हो जाएगा, तो क्या पता वाले लोगों को हटाने का ये स्कीम है। तो इसमें आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, जो थोड़े सीरियस एस्पिरेंट है जिन्होंने थोड़ी सी प्रिपरेशन करी है वो अंदर आ जाते हैं प्रीलिम्स के द्वारा। और प्रीलिम्स के द्वारा जब वो अंदर आते हैं तो असली अग्नि परीक्षा उनकी अब यहाँ पर होती है, क्योंकि मेंस का पेपर होता है। जो मेंस का पेपर होता है उसमें आपको 3 घंटे का समय मिलता है। इससे पहले वाले पेपर में आपको 2 घंटे का समय मिलता था एक पेपर के लिए, यहाँ पर 3 घंटे का समय मिलता है। मेंस में आपके पास कुछ सब्जेक्ट्स जो होते हैं, जैसे कि 2 आपके लैंग्वेज कंपलसरी लैंग्वेज टेस्ट के पेपर होते हैं, जैसे ऐसे वगैरह जिनमें होते हैं, और उसके बाद 4 आपके जीएस के पेपर होते हैं जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स ये सारे होते हैं। अलग अलग पोर्शन में बटे हुए हैं, GS1, GS2, GS3, GS4 कर आप हो सके तो नोट भी करते रहने। और फिर जो इसमें बाकी होता है वो होता है ऑप्शनल सब्जेक्ट। आपका अपना एक इंडिविजुअल का ऑप्शन होता है, और यहीं पर एक गेम चेंजर बात यहीं पर आती है, क्योंकि हमने सुना रहता है कि सिर्फ हिस्ट्री, ज्योग्राफी वाला ही या आर्ट साइड लेना ही अच्छा होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पास्ट ईयर में अगर आप देखें रैंक 1 तक जो लाए हैं, AIR 1 तक जो लाए हैं, वो ऐसे लोग रहे हैं जो इंजीनियर रहे हैं, यानी कि जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री बैकग्राउंड, ह्यूमैनिटीज़ से होना आपका ज़रूरी है इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, नहीं। क्योंकि जब ऑप्शनल का एक सब्जेक्ट इसमें होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है पूरे मेंस में, क्योंकि जीएस जो 4 जीएस होती है वो सबके लिए कॉमन होती है। ऐसे टेस्ट जो राइटिंग वाला सेक्शन होता है जिसमें आपका लैंग्वेज टेस्ट होता है, वो 2 सबके लिए कंपलसरी होते हैं। तो 6 तो ये कंपलसरी सबके लिए होते हैं एक जैसे, लेकिन वो जो 2 पेपर होते हैं ऑप्शनल के वो सबके लिए अलग अलग होते हैं। बहुत से ऑप्शनल की आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, आप कुछ भी अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट ले सकते हो जिसमें आपको अपनी एक्स्ट्रा कमांड आपकी है। कोई हिस्ट्री लेता है, कोई ज्योग्राफी, कोई पॉलिटिकल साइंस, कोई फिजिक्स, कोई केमिस्ट्री, कोई मैथ्स, कोई साइकोलॉजी। तो ऐसे ही कर जैसे कोई मैथ्स भी ले लेता है। अब एग्जाम्पल के लिए किसी ने मैथ्स लिया तो मैथ्स के 2 पेपर होते हैं ऑप्शनल के। पहले क्या होता था कि 2 ऑप्शनल अलग अलग होते थे, यानी कि कोई एक पहला ऑप्शनल मैथ्स चाहता था, दूसरा ऑप्शनल फिजिक्स, पहला ऑप्शनल मैथ्स, दूसरा केमिस्ट्री, इस तरीके से। लेकिन अभी एक थोड़ा सा एक प्लस पॉइंट है कि अभी एक ही ऑप्शनल होता है, उसी के 2 पार्ट होते हैं, मैथ्स 1, मैथ्स 2 टाइप से। और अगर मैं मोटा मोटा बात करूं तो ऑप्शनल भी अपने आप में एक बड़ी बात होती है, क्योंकि ऑप्शनल भी छोटा सा नहीं होता। ऑप्शनल भी अपने आप में लगभग 10-12 मॉड्यूल्स उसके भी होते हैं। मतलब अगर मैं बुक्स की बात करूं, आपकी एक मतलब आपका जो ऑप्शनल है, अगर फिजिक्स है तो लगभग इस तरह से उसके सब डिवीज़न होते हैं बुक्स के। तो ऑप्शनल एक गेम चेंजर होता है पूरी कहानी में, क्योंकि वहाँ तक तो ऑलमोस्ट सब लोग एक दूसरे को खास मतलब बराबर लेवल में होते हैं। लेकिन यहाँ पर ऑप्शनल में कोई जंप कर जाता है, कोई नीचे रह जाता है, वो डिपेंड करता है आपका जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उसमें आपकी कितनी ओवर कमांड है। तो एक बात होती है। तो कुल मिलाकर यहाँ से 250 मार्क्स के पेपर होते हैं। 250 का आपका ऐसे टेस्ट के हो जाते हैं जो 2 पेपर होते हैं। उसके बाद आपके 4 जो होते हैं पेपर जीएस के, वो 250 मार्क्स के हो जाते हैं। तो आप हिसाब लगा लेना। और ऐसे करके ऑप्शनल के भी लोग 250 मार्क्स के हो जाते हैं। तो अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये मेरे ख्याल से 1750 मार्क्स का पेपर बन रहा है। तो 1750 नहीं, 1750 मार्क्स का आपका मेंस का पेपर बनता है। बाद में इसमें 275 मार्क्स का आपका एक इंटरव्यू होता है। मेंस का रिजल्ट एक साथ ऐसे नहीं आता, अगर आपका कॉल आता है 275 मार्क्स का आपका इंटरव्यू जो आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होता है वो होता है। और फिर ओवरऑल 1750 प्लस 275 ये आपका पूरा मार्क्स होते हैं। प्रीलिम्स के मार्क्स नहीं जुड़ते, ये कहना चाह रहा हूँ। प्रीलिम्स के मार्क्स क्वालिफाइंग मार्क्स है। जो टोटल मार्क्स होते हैं कितने में से आपका पेपर बनता है वो होता है 1750 मेंस के प्लस 275, हिसाब कर लेना जितना होता होगा, इतने से आपका पेपर बनता है। और यहीं से फिर मेरिट लिस्ट जनरेट होती है। और मेरिट का भी आना बहुत इंपॉर्टेंट इसमें होता है, सिर्फ क्वालिफाई करना नहीं। अगर आप अपनी डिज़ायर्ड जॉब को चाहते हो, आप IAS चाहते हो, तो उसके लिए कुछ फिक्स्ड सीट्स ही होती है शुरुआत की। तो इसमें आपका ना सिर्फ एग्ज़ाम क्वालिफाई करना, ना सिर्फ मेन क्वालिफाई करना, ना सिर्फ आपको इंटरव्यू में निकलना, बल्कि आपको अच्छे मार्क्स से आपको मेरिट लिस्ट में अपनी पोजीशन बनाना है, ताकि अपनी डिज़ायर्ड जो आपकी रैंक है उसको आप पा सको। ये भी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये तो इसका थोड़ा बहुत जो मैंने आपको बताया कि ये तरीका होता है कि ये होता है। तो और जो मेंस होता है वो 3 घंटे का एक सब्जेक्ट होता है, और मतलब एक अच्छी खासी आपकी परीक्षा ले लेने वाला सब्जेक्ट होता है। और इसमें अच्छी बात क्या है कि क्योंकि अभी तक 12th क्लास तक हमने पढ़ा, 12 क्लास हम पढ़ चुके हैं, उसके बाद ग्रेजुएशन। हाँ, ग्रेजुएशन इसके लिए एक मिनिमम मैंने बताया आपको, एक थ्रेशोल्ड है कि ग्रेजुएट आपको होना जरूरी है। पोस्ट ग्रेजुएट हो ना हो ऐसी कोई ज़बरदस्ती नहीं है। आपने बीटेक किया हो, BSc कराओ, BA कराओ, BBA किया, ये कुछ मैटर नहीं करता। आपने रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपने बस ग्रेजुएशन की डिग्री ली होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो यही है स्टूडेंट कुल मिलाकर कि ये होता है। अभी मैं जो आपको अपनी तरफ से कुछ कहना चाहता हूँ, ये मैं उनको कहना चाहता हूँ जो 12th में मेरे से पढ़ते स्टूडेंट हैं या जिन्होंने अभी पढ़ा हुआ वो स्टूडेंट मुझे सुनते हैं। तो मैं उनके लिए कहना चाहता हूँ कि आपने जो अभी करना है काम 12th क्लास के बाद, वो क्या करना चाहिए, वो ये करना चाहिए सबसे पहला काम
कि आपको सबसे पहले एक बार जो मैंने बताया, अब मैंने आपको एक ओवरव्यू देने की कोशिश करी है, लेकिन आपकी कोशिश होनी चाहिए कि एक सर्कुलर जो आता है यूपीएससी की वेबसाइट में, उसको जाकर डिटेल में थोड़ा पढ़े। यही सब चीज़ें आपको वहाँ देखने को मिलेंगी। आपके कुछ छोटे मोटे डाउट्स हो सकते हैं और भी, तो वो भी आपके वहाँ क्लियर होंगे। जो हो तो आप नीचे भी लिख सकते हैं, मैं बाद में उन्हें एड्रेस करूँगा। उसके बाद दूसरा काम होता है कि आप कोशिश करें कि थोड़ा सा सब्जेक्ट के सिलेबस को उठा उठा के थोड़ा देखने की कोशिश करें, हल्का हल्का सा। किसी की ज़्यादा बातों में बताएं, ज़्यादा ना सुने, ज़्यादा इंटरव्यू मत देखें अभी, और ज़्यादा मत सुने। क्योंकि क्या होता है, हम सोचते हैं हम सारी पढ़ाई यूट्यूब से ही कर लें, कि टॉपर के सारे लेक्चर सुन लें, ऐसा उससे नहीं होगा। पहले आपको खुद कदम बढ़ाने पड़ेंगे, धीरे धीरे करके। तो पहले अपना आगे बढ़ो, फिर थोड़ा इधर उधर ऑब्जर्व करो, फिर आगे बढ़ो। अपने जगह टिके रहकर आप सिर्फ सब लोगों को सुनते रहोगे तो ऐसे में काम नहीं बनता, फिर जितने मुंह उतनी बातें हो जाती है। इसलिए अब एक छोटी सी बात जो बोली वो ये कि सिलेबस उठाओ और उससे आइडिया लो क्या है क्या नहीं है। अब जो चीज़ें होती है वो आपने सुनी ही रहेंगी, हिस्ट्री ज्योग्राफी वाले जो पार्ट रहते हैं वो सुने ही रहते हैं, आपने कोई नया नहीं आता। हाँ, ऑप्शनल जो सब्जेक्ट होता है उस ऑप्शनल में आपके ग्रेजुएशन लेवल का आता है, यानी कि आपने जो ग्रेजुएशन जिससे किया। इसीलिए मैं कहता हूँ हमेशा स्टूडेंट से कि ग्रेजुएशन जब भी आप कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो या बीए या जो भी कर रहे हो, आप उस ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट में बिल्कुल महारत हासिल कर लें। क्योंकि अगर आपने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट को मास्टर कर लिया ना, वही आता है। मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ। अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हो या मैथ्स पढ़ रहे हो या केमिस्ट्री पढ़ रहे हो या कुछ भी अदर सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, ग्रेजुएशन लेवल जो रहता है वही लेवल यहाँ पर आता है। और पेपर का लेवल टफ नहीं होता, ये इंपॉर्टेंट बात है, हार्ड नहीं होता। पेपर वास्ट होता है, यूपीएससी के सारे पेपर ऐसे ही होते हैं, वो वास्ट होते हैं। एनडी का पेपर भी ऐसे ही होता है, वो वास्ट होता है, टफ नहीं होता। टफ नहीं होता ज़्यादा, लेकिन वो इतना ज़्यादा मतलब एक प्रोसेस वाला रहता है, टाइम कंज्यूमिंग उसका प्रोसेस रहता है इतना ज़्यादा कि आधे लोग इसी में हार मान लेते हैं। फिर थोड़ा ऐसा नहीं है कि पढ़ाई जीरो रहती है, पढ़ना भी होता है, लेकिन पढ़ना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आपने मैनेजमेंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो ये बात स्टूडेंट में कुछ कहना चाहता हूँ। तो जो भी स्टूडेंट अभी 12th क्रॉस इन्होंने किया है, वो तसल्ली से एक काम करें कि अपना जो भी आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं एक सब्जेक्ट को पकड़ लें ढंग से, फिजिक्स को, केमिस्ट्री, मैथ्स या आप हिस्ट्री ज्योग्राफी जो भी होगा, ताकि उन 3 सालों में अगर आप ग्रेजुएशन के साथ साथ इसकी प्रिपरेशन करोगे, आप अपने ऑप्शनल को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दोगे, जो पूरा गेम चेंजर होता है। और रही बात अलग से आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी वाला पोर्शन, उसके लिए आप देखना, टॉपर्स रिकमेंड करते हैं कि एनसीईआरटी वगैरह की बुक जो होती है वो सही रहती है, आप उसका आइडिया आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ छोटी छोटी सी बातें थी जो मैंने सोचा कि आप लोगों को बतानी चाहिए। तो आपको होपफुली समझ में आई होंगी कि पेपर 3 हिस्सों में रिटर्न का एग्जाम होता है, एक प्रीलिम्स, दूसरा मेंस और तीसरा पर्सनल इंटरव्यू जो आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। पहला वाला जो होता है वो 400 मार्क्स का होता है, जिसमें 200 प्लस 200 के मार्क्स में वो आता है, पेपर 1 और पेपर 2। जो पहला पेपर उसमें होता है प्रीलिम्स में, वो आपने देखा कि बेसिकली 100 क्वेश्चंस आते हैं 2-2 मार्क्स के। और दूसरा वाला क्वालिफाइंग नेचर का सी सेट होता है। मेंस के पेपर में आपके 2 राइटिंग पेपर आते हैं और 4 आपके जीएस के पेपर आते हैं और 2 आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट आते हैं, और फिर आपका एक इंटरव्यू होता है और इसके द्वारा आपका फाइनल मेरिट बनती है और फिर सिलेक्शन होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको जो कैडर होता है वो मिलता है। तो यही कुछ बातें थी स्टूडेंट जो मुझे आपको बतानी थी। और बाकी जो स्टूडेंट अभी चाहते हैं कि यूपीएससी का स्वाद चख लें अभी से 12th क्लास से, और उनके पास कोई भी सब्जेक्ट चाहे क्यों ना हो, लेकिन एक मौका देता है आपको यूपीएससी एनडी का एग्ज़ाम देने का। और एनडी के एग्जामिनेशन में जो हमारा ये पेपर होता है उसकी प्रिपरेशन मैं कराता हूँ, हमेशा मैथ्स में पढ़ाता हूँ यहाँ पर एनडी के स्टूडेंट को, जो एनडी की कैंडिडेट्स हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं एस्पिरेंट्स। तो आप लोग अगर एनडी की प्रिपरेशन कर रहे हो, मैं तो सजेस्ट करता हूँ स्टूडेंट को कि आप लोग किया करो एटलीस्ट, जब आपका मौका है। अगर आप मेडिकली फिट है, आपको लगता है, तो आप एक बार एटलीस्ट आया करें। पहले गर्ल्स के लिए एलिजिबिलिटी नहीं थी, लेकिन अभी उनके लिए भी है, तो एटलीस्ट आपको एक बार टेस्ट करने का मौका मिलेगा, यूपीएससी से थोड़ा एनकाउंटर होगा आपका। और जो डेडिकेटेडली प्रिपरेशन कर रहे हैं वो तो खैर क्लासेस में आते ही हैं। स्पेशल क्लास मेरी चलती है रेगुलर 8 बजे से 9 बजे तक शाम को, और बाकी प्लस क्लास की टाइमिंग रखी हुई है। यू कैन यूज़ दिस अनअकैडमी में भी। इवन आपको आईएएस के टॉप एडुकेटर्स आपको मिलेंगे, आप उनसे पढ़ने की जरूर कोशिश करना। एक बार फ्री क्लासेस यानी कि स्पेशल क्लासेस उनकी लेना जरा एक बार, जो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कराते हैं। वहाँ पे अपना गोल सेट करना सिविल सर्विसेज, वहाँ आपको दिखने लग जाएगा। तो वहाँ से उनसे भी आपको काफ़ी आइडिया मिलेगा, क्योंकि वो ऐसे लोग हैं जिन्होंने अच्छी रैंक्स दी है, मतलब जिन्होंने मेंटोर किया ऐसे ऐसे स्टूडेंट को जो आज की डेट में आईएएस आईपीएस लोग हैं। तो आप PRAN 31 को एज अ इनवाइट कोड या फिर एज अ रेफरल कोड यूज़ कर सकते हो, ताकि आप उसे एक्सेस कर सको क्लासेस को। और फतेह एनडीए 2022 क्रैश कोर्स चल रहा है, ये एनडीए के लिए है। ये चल रहा है 29 जून से 14 अगस्त के बीच में, तो आप इसमें भी इनरोल कर सकते हैं अगर आप एनडी की प्रिपरेशन कर रहे हो। ये वाला सेक्शन एनडीए का था जो मैंने अभी लास्ट में बोला। तो स्टूडेंट्स होपफुली जो जो बातें मैंने आपको बोली, आपके लिए कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं इन्होंने कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन किया होगा। आप इन चीज़ों पर थोड़ा सा और तसल्ली से सोचें, ज़्यादा मतलब जल्दीबाजी मत करें करने में ना। आधा 1-2 महीने आप सिर्फ ऑब्जर्वेशन में लगाएं, तो ये भी बहुत अच्छी अपने आप में बात होगी। अभी के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। कैसा आपको ये सेशन लगा नीचे जरूर कमेंट सेक्शन बताइए,
और प्रॉब्लम अगर आपको कोई हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो लाइक करें और शेयर करें इसे अदर नीडी स्टूडेंट्स के साथ। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय।